सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज पी क्रॉस आर क्रॉस टी, राइट। सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से लिखा जाता है या फिर इस तरह से पी आर टी अपॉन 100, राइट। जहाँ पे पी क्या है? पी है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आपका जो भी इनिशियल अमाउंट होगा उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे, पी से प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलो कि द इनिशियल सम जो आपने इनिशियल सम ऑफ मनी, ठीक है, इनिशियल सम ऑफ मनी। बात करते हैं आर की। आर क्या होता है? एक एनुअल इंटरेस्ट रेट। अगर जी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो हम इन डेसिमल फॉर्म में यूज करेंगे आर को, ना डेसिमल फॉर्म। और नेक्स्ट है हमारा टी, दैट इज द टाइम द मनी इज इन्वेस्टेड या फिर आपने बोरो की होगी बैंक से, बोरोड, वो भी कितने फॉर इन ईयर्स। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? एक तरह का मेथड होता है ताकि हम कैलकुलेट कर सके इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट जो भी आपने चार्ज किया है या फिर आपने लोन लिया है या फिर आपने उसको इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो कि बेस्ड है ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट ओरिजिनली डाला है ना। और ये क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिमिलरली अगर जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, राइट। अगर जब मैं एस आई को प्लॉट करूँ वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस अगर जब मैं इसे प्लॉट करूँ तो मुझे क्या पता है? जो प्रिंसिपल है, जो आपने पैसा लगाया है या फिर आपने वो लोन लिया है, तो वो तो सेम ही रहेगा फॉर द इंटायर ईयर। तो पी आर एंड अपॉन 100 को एज अ कांस्टेंट मान के इसको कांस्टेंट मान लिया, और टी तो हमारे पास एक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी? सो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन बन गई। इट्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा, y को अगर जब मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ जहाँ पे मैंने x को जीरो पुट किया है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये मैंने पहले ही बता रखा है। इन द केस व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, सो y भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख सकते हैं whenever the two quantities are क्या बोलते हैं, when two quantities is directly proportional, they are represented by a line। मैंने ये पहले भी बता रखा है, they are represented by a line, जो कि पास कहाँ से करेगी? passes through the origin passes through the origin passes through the origin, right। फॉर एग्जाम्पल अगर जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ कि फॉर द ₹100 एट द रेट ऑफ 10%, अगर जब मैं इसका ग्राफ डिजाइन करूँ आपके सामने, तो फॉर द सिंपल इंटरेस्ट मुझे क्या पता है? वेन एवर द वन क्वांटिटी इज बीइंग डबल्ड, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 1 से लेकर फॉर द 1 ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट था? 10%। अब दूसरी ईयर के लिए कितना हो जाएगा? ये क्या है हमारा? टाइम, ईयरली, ठीक है। और ये क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर द फर्स्ट ईयर वो 10% था, तो फॉर सेकेंड ईयर वो 20% हो जाएगा, फॉर द थर्ड ईयर ये 30% हो जाएगा, और फॉर द फोर्थ ईयर ये 40% हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता है? व्हेन द टाइम इज बीइंग डबल, तो टाइम जब डबल हो रहा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो आई कैन राइट कि वन थिंग इज गोइंग वन थिंग व्हेन वन थिंग इन वन वैल्यू लिख दो, वन वैल्यू गेटिंग डबल, अदर वैल्यू ऑल्सो गेट्स डबल, ऑल्सो गेट डबल्स। और इन दोनों के बीच अगर जब मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे पास क्या आएगा? बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, तो इसकी वजह से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे भी लिखा है कि वेन एवर द टू क्वांटिटीज इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जो वो दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन जो कि पास थ्रू कर रही है थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का बताया। तो अगर जब मैं बोलूँ कि वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, तो अमाउंट बेसिकली क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, होता है कि नहीं? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट जो हमारा है यहाँ पे, अमाउंट को अगर जब मैं वाई में प्लॉट करूँ, वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर जब वाई एक्सिस में इसे प्लॉट करूँ, तो एस आई तो मुझे डेफिनेटली पता है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। एस आई एम एक्स है ना।
यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऐसा ही क्या है, एस आई इज इक्वल्स टू एम एक्स। ये तो हमने प्लॉट करके बताया, लेकिन वाई एस आई क्या है हमारे पास, एम एक्स है। सो एस आई कैन बी रिटन एज एम एक्स। तो प्रिंसिपल को क्या लिख सकता हूँ मैं, इट्स अ वाई इंटरसेप्ट, इट्स अ वाई इंटरसेप्ट। और अगर जब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बनाने के लिए क्या है, मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, राइट। इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो इसके वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट, वाई एक्सिस पे आ जाएगा अमाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम, ठीक है। और सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, ये है सी की वैल्यू, इट्स अ वाई इंटरसेप्ट, जो कि इस तरह से कुछ इसका डायग्राम बनेगा, सब इसका डायग्राम बनेगा फॉर द फर्स्ट ईयर। अब आप देखोगे फॉर द फर्स्ट ईयर, ये क्या है, ईयरली। फर्स्ट ईयर में अगर जो आपने 100 रुपए लगाए किसी भी अकाउंट में, या फिर आप मान लो आपने बोरो किए 100 रुपीज, तो आपको फॉर द फर्स्ट ईयर अगर जब आप जाओगे ना, तो बैंक में जाओगे तो आप बोलोगे कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए विदाउट एट अ जीरो इंटरेस्ट रेट पे। मतलब जब आपने ये ईयर वाइज हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन उसने जैसे ही पैसा लगाया वैसे ही वो पैसा वापस लेने आ गया, तो उसको 100 रुपीज मिलेगा। इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है। फॉर द 1 ईयर उसको 10% मिलेगा, सेकंड ईयर उसे 20% मिलेगा, फॉर द थर्ड ईयर उसे 30% मिलेगा, द फोर्थ ईयर विल बी 40% एंड सो ऑन, ठीक है। पर यहाँ पे बात हो रही है अमाउंट की, सिंपल इंटरेस्ट में हम बात कर रहे हैं अमाउंट की, कि जब वो फर्स्ट ईयर में जाएगा ना, तो उसे जब 0% था तो उसे 100 रुपया मिलेगा, और जब वो सेकंड ईयर में जाएगा, जब वो फर्स्ट ईयर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 101%। जब वो सेकंड ईयर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। और सिमिलरली जब वो थर्ड ईयर में जाएगा तो उसे कितना मिलेगा, 130। दैट इज द अमाउंट। अब उसको इतना इतना पैसा मिलेगा, तीसरे साल में उसको 130 रुपये मिलेगा, और जब वो दूसरे साल में जाएगा तो उसे 120 रुपये मिलेगा, ठीक है। अगर जब हम प्लॉट करना चाहे फॉर द, यहाँ पे लिख दो फॉर द ₹100 एट 10% इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर जब मैं इस तरह से इसे प्लॉट करूँ, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो अमाउंट है दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है कि नहीं। अमाउंट जो है दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे अगर जब मैं डबल भी कर रहा हूँ, इफ आई एम डबलिंग इट, तो यहाँ पे ये डबल नहीं हो रहा है, अमाउंट इज नॉट गेटिंग डबल। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इफ टाइम इज डबल, इफ टाइम इज डबल, अमाउंट इज नॉट गेटिंग डबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम घटेगा, ठीक है, घटता तो नहीं है वैसे, पर बेसिकली जितना जितना आपका है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर आप इस कंक्लूजन से ये नहीं निकाल सकते कि उसी तरह से अमाउंट भी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है, ठीक है। ऐसा नहीं निकाल सकते हम, इट इज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे अगर जब हम टाइम को भी डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो डबल नहीं हो रहा है, राइट। आप ध्यान से देखोगे तो अमाउंट इज नॉट गेटिंग 200, इंस्टेड ऑफ 200 यहाँ पे क्या आ रहा है, 110 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अमाउंट इज नॉट गेटिंग डबल इन अ सिंपल इंटरेस्ट। अभी दोनों किस किस के थे, सिंपल इंटरेस्ट के थे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अमाउंट से हमें क्या पता चला कि जो सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल, वो कभी भी वो ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। वंस जो प्रिंसिपल था हमारा, वंस द प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे क्या था, 100 रुपया था, प्रिंसिपल इज 100, तो वो फॉर एवर कितना रहेगा, फॉर एवर इट विल बी 100, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए तो जब मैंने फॉर्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज पी आर टी अपॉन जो 100 है, उसमें जो पी था उसको मैंने एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया था, तभी तो मैं इसको लिख पा रहा था। इन दोनों को मैं क्या लिख पा रहा था, एम एक्स लिख पा रहा था, टी को मैंने ये लिखा, तो एम एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी आपने पैसा लगाया ना, जो प्रिंसिपली आपने इनिशियली अमाउंट जो आपने लगाया वो उतना ही रहेगा, चाहे आप कभी भी चले जाओ बैंक में लेने कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर लगने वाला सारा इंटरेस्ट हटा दो, उस पर लगने वाला सारा इंटरेस्ट हटा दो, मुझे बस अपना प्रिंसिपल अमाउंट दे दो। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा हमेशा क्या रहेगा, 100 ही रहेगा अगर आपने 100 लगाया, ठीक है। इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट किया है तो साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। पर इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल जो भी आपने लगाया पहला प्लस उस पर लगने वाला कोई भी इंटरेस्ट लगेगा उस पर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी मैं समझा रहा हूँ, तो वो क्या है कि कोई भी आपने पैसा लगाया ना तो किसी भी बैंक आपको वो इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब वो आपने बोरो किया या फिर आपने इन्वेस्ट किया, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस जो भी आपने इंटरेस्ट लगाया उस पर, तो वो हो जाएगा अमाउंट, क्या हो जाएगा ये, इट्स एन अमाउंट, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले ईयर का अमाउंट है, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा P2, यानी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना, जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा आपके इस अमाउंट पे, जिस अमाउंट पे पहले ही जिस अमाउंट में जो कि अमाउंट क्या है हमारा फॉर द फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे प्रिंसिपल पे ही नहीं लगा है हमारा,
प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा है, तो ऐसा नहीं है कि फॉर द सेकंड ईयर, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि फॉर द सेकंड ईयर, यानी मैं ऐसे बोलूँ कि प्रिंसिपल फॉर अ सेकंड ईयर हमारे लिए तो A1 ही हो गया, लेकिन यहाँ पहले क्या था, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या था, जो P1 था वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट यहाँ पे P क्या है, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे P देखोगे तो P चेंज हो रहा है, यहाँ पे P1 था, अब यहाँ पे P2 हो रहा है। तो अगर जिसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट P प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी आर, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PR/100, और यहाँ पे टाइम है, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू A1 इज इक्वल टू P2, ठीक है, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया मैंने, इसको मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया कि जो भी आपने पैसा लगाया वो P है। अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमने उस फॉर्मूले से लिख दिया, PR/T/100, P से कॉमन ले लो, P अगर मैं कॉमन लिखूँ तो यहाँ पे 1/R100, ठीक है, इस T को हटा दो यहाँ से, अपॉन R100, और यहाँ पे विच विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा A1, ठीक है, इसी तरह से A1, तो अगर जो फॉर A1 AN के लिए मुझे लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, P1+R/100 टू दी पावर N। अब मैंने ये क्यों लिखा, अब मैंने A1 जो निकाला है ना वो ये होगा, ठीक है, अब जो मैं A2 निकालूंगा, A2 क्या हो जाएगा, A2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 प्लस इंटरेस्ट रेट, होगा कि नहीं, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 तो हमारे पास ये सारी वैल्यू थी, दैट इज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P1+R/100, ये मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, प्लस इंटरेस्ट, अब जो भी इंटरेस्ट है वो क्या था, PR/100, तो बेसिकली अगर जिनको मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1+R/100 का स्क्वायर, ठीक है, फॉर A2। अगर जो A2 के लिए ये है तो AN के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, जनरलाइज फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म AN के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, AN इज इक्वल टू P1+R/100 जो यहाँ पे AN है, AN क्या है यहाँ पे, AN है जो भी आपने अमाउंट बैंक से लिया या फिर उसको बोरो किया आपने, ठीक है, अमाउंट A1, यहाँ पे P क्या है, P है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल, जो भी आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्टेड, राइट, P हमारा इन्वेस्टेड है, जहाँ पे R तो पता ही है, R इंटरेस्ट रेट है जो हमने पहले बताया, क्या यहाँ पे टाइम। सिमिलरली अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो भी आपने पैसा लगाया दैट इज AN, पैसा आपने अकाउंट में जो भी आपने पैसा लगाया या फिर पैसा वापस आया, ठीक है, गेटिंग बैक फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक, गेटिंग बैक फ्रॉम द बैंक, जो भी आपने बैंक से पैसा निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली है क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी पैसा आपको वापस आया ना, माइनस जो भी आपने इनिशियली पैसा लगाया था, अब वो इनिशियली पैसा क्या था आपका, जो भी आपका सबसे पहले लगाया था, मान लो वो 100 रुपये था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज गेटिंग बैक, जो भी पैसा आपको अकाउंट वहां से मिला, बैंक से मिला, गेटिंग बैक, और माइनस जो भी आपका प्रिंसिपल था वो होगा आपका, इन दोनों को जो माइनस करेंगे तब हमारे पास जो आएगा दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, इतना समझ में आ गया। अब कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये जो सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये कभी भी गेट में नहीं आता, ठीक है, ये कभी भी गेट में नहीं आता, गेट ने कभी अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बेसिकली मैं बोलूँ कि जो 650 क्वेश्चन आए होंगे है ना एप्टीट्यूड से, उसमें से कोई 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आए होंगे हमारे फ्रॉम द सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो बेसिकली गेट इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, इसलिए जो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे सिलेबस में ESC में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बट PSUs और बाकी जो बैंक के एग्जाम्स है उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो भी गेट वाले हैं वो ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो क्योंकि वो आता भी नहीं है ये क्वेश्चन हमारे ज़्यादा। तो हम बात करें किसकी, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि द अमाउंट इज कंपाउंडेड, अमाउंट इज कंपाउंडेड, ठीक है, इफ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, क्वार्टर, इसको काट दो, क्वार्टरली, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट इज कंपाउंडेड इफ हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तो इसका मतलब है कि आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपको रेट इंटरेस्ट, रेट परसेंटेज और टाइम को आपको हाफ ईयरली रिटर्न करना पड़ेगा, हाफ ईयरली, या फिर इसको लिखो दिस मीन्स, या दैट मीन्स दैट मीन्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट rate percentage have to be written half yearly और क्वार्टरली, ठीक है, एंड टाइम ऑल्सो। अब इसका क्या मतलब है,
इससे पहले 2-4 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम अगर जो क्वार्टरली की बात करें, क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली में क्या है कि जो 12 मंथ है, 12 मंथ, 12 मंथ विल बी इक्वल्स टू 4 क्वार्टर, 9 मंथ विल बी इक्वल्स टू 3 क्वार्टर। अभी मैं समझा रहा हूँ सारा, है ना। 6 मंथ इज इक्वल्स टू 2 क्वार्टर। क्वेश्चन से समझेंगे इसे, 3 मंथ विल बी इक्वल्स टू 1 क्वार्टर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। मान लो कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 9 मंथ, ठीक है, एट 40% प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी, नॉट प्रिंसिपल अमाउंट, 40% per annually, compounded क्वार्टर। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर अ 9th मंथ एट 40%, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे क्वार्टरली लिखा है, पर एनुअली कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आप इसको किस तरह से अप्रोच करोगे? सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है कि जो भी अमाउंट है ए एन इज इक्वल टू जो भी आपका प्रिंसिपल 1+r/100 रेज टू द पावर n, ठीक है, रेज टू द पावर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली की मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, जो भी आपका रेट है, रेट कितना है यहाँ पे 40%, 40% को 40/4 इज इक्वल टू 10%। तो कितना हो गया, क्वार्टरली हमने चेंज कर लिया फॉर द रेट। अब अगर जो टाइम का है तो टाइम में क्या है, जब हम 9 मंथ की बात करते हैं, 9 मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 9 मंथ के लिए हमारे पास क्वार्टरली कितना आ जाता है 3 क्वार्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द 9th मंथ इज इक्वल टू 3 क्वार्टर, ठीक है, 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। सो आई कैन राइट कि ए एन इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल हमें दे रखा है, कितना है प्रिंसिपल यहाँ पे, कंपाउंडेड ऑन अ पैसा, इतना पैसा है देखो 2000 रुपए। सो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000, 1 प्लस आर कितना है यहाँ पे 10%, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। यहाँ पे 10 आ जाएगा तो कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा, राइट। अब जो एन है वो कितना है हमारे पास, एन जो है हमारे पास यहाँ पे 3 मंथ है, 3 क्वार्टर है। सो आई कैन राइट एन इज 3 यहाँ पे। तो अगर जिसको मैं कैलकुलेट करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2000 इंटू ये कितना हो जाएगा 1.1 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 2662 विल बी द आंसर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अमाउंट हमें मुझे मिल चुका है, अगर ये अमाउंट मुझे मिल चुका है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी मेरे पास अमाउंट आया फ्रॉम द बैंक, ठीक है, माइनस जो भी इनिशियली मैंने पैसा लगाया वो कितना था 1000, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 662, मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ये दो फॉर्मूले जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा और अमाउंट निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आपको पता लगा किस तरह से करना है। अगर आपको क्वेश्चन में आए कि पर एनुअली कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर ये चीज आई तो आपको पता है। अगर हाफ ईयरली आई तो, फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली आई तो क्वेश्चन कैसा होगा, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन है आपको, आपको अमाउंट दे दिया, ठीक है, अमाउंट दे दिया 926.1 दे दिया, ठीक है, और प्रिंसिपल दे दिया आपको कोई मान लो 800 दे दिया प्रिंसिपल, ठीक है, और रेट इंटरेस्ट दे दिया आपको 10%, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि पर एनुअली था, पर ईयरली कंपाउंडेड, ठीक है, पर ईयरली कंपाउंडेड। अब पर ईयरली कंपाउंडेड आ गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि आप रेट को भी ईयरली यानी हाफ कर लो, तो 10/2 विच विल इक्वल्स टू 5%, तो रेट हो गया हमारा ये। सेकेंड, अब जो है टाइम, टाइम को क्या अज्यूम कर सकते हैं हम, टाइम को अज्यूम कर सकते हैं हम हाफ ईयरली, ठीक है, टाइम को क्या अज्यूम कर सकते हैं हम हाफ ईयरली। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं 926.1 इज इक्वल टू 800, 1 प्लस आर कितना है 5%, ठीक है, अपॉन 100, राइट, और एन को हम हाफ ईयरली करेंगे बाद में लास्ट में, ठीक है। सो अगर जिसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा 926.1 अपॉन 800, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/20 टू दी पावर एन, ठीक है, ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अच्छा, सो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं 0। सो आई कैन राइट 9261/8000 इज इक्वल्स टू 21/20 टू दी पावर एन, ठीक है। तो ये क्यूब किसका होता है, 21 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 21 का क्यूब होता है 9261, और 20 का क्यूब क्या होता है 8000, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 20 रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू 21/20, ठीक है। यहाँ पे एन क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी। तो अगर जो आपको हाफ ईयरली है
चाहे आपको क्वार्टरली आए। तो आप इस तरह से दो क्वेश्चन आपके हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, ईजी है। अब नाउ हमारे पास दो चार इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, ठीक है, या फिर रूल्स बोल दो, रूल फॉर सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में आपको बोला कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी सर्टेन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ या फिर सर्टेन सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी double itself, double, it's a question, double itself in 5 year, in 5 year at compounded interest rate in how many year, in how many years it will become, it will become 8 times at CI, ठीक है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है कि मनी विल बिकेम, मनी विल बिकम, मनी क्या हो जाएगी, अगर जो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर जो आपको क्वेश्चन में दिया है फॉर एग्जांपल m टाइम्स इन y years, यही दिया आपको क्वेश्चन में, है ना, क्या दिया है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, तो m टाइम्स इन y years, तो ये क्या हो जाएगा m और ये क्या हो जाएगा y, तो यही क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो आपको किस तरह से डील करना है इस क्वेश्चन को, तो हमें क्या लिखना है m रेज टू द पावर n टाइम्स इन n क्रॉस y years, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मनी विल बिकेम, मनी विल बिकेम, यहाँ पे जो क्वेश्चन में था इसको डील कैसे करेंगे, मनी अभी समझ नहीं आएगा, अभी लिखो, अभी देखो देख, मनी विल बिकम, will become 2 times in 5 years, यही क्वेश्चन में था, है ना, हमने बोला था इफ यू से, ये हमारे क्वेश्चन में था कि मनी विल बिकम 2 times in 5 year, वो कैसे होगा, इट विल बिकम, इट विल बिकम 8, 8 का क्या मतलब होता है, 8 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो मैं अगर जो 2 की पावर 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे m रेज टू द पावर n, ये लिखा है मैंने इस तरह से m रेज टू द पावर m टाइम्स इन, अब जो n है, n क्या है यहाँ पे 3 और y क्या था यहाँ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। समझ आया किस तरह से मैंने किया है सॉल्व, कि जब आपको इस तरह से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना मैंने पीछे ईएससी में भी देखे हैं और भी बहुत सारे पीएससी एग्जाम्स में भी देखे कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन तरह का क्वेश्चन का जो एक बेसिक फॉर्मूला है ना, जो इसको ट्रीट कर सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, तो वो इजी वे यही है, इसका सबसे इजीएस्ट वे ये है। व्हेन वी आर फाइंडिंग अबाउट द m टाइम्स इन y ईयर्स ना, तो बेसिकली आपको m को तोड़ना पड़ेगा। अगर जो m इस तरह से टूट जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 जिस तरह से मैंने तोड़ा, या फिर स्क्वायर में कर दो टाइम्स इज इक्वल टू 3, तो 15 ईयर्स में, तो इसका मतलब क्या है कि दिस मनी विल बिकेम 2 times इन 5 year इन 15 ईयर्स। तो ये समझ में आ गया किस तरह से करना है, ये कब होगी डबल, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकेम 8 टाइम्स, क्वेश्चन में ये था ना कि हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकेम 8 टाइम्स, तो वो होगी इन 15 ईयर्स, ठीक है। पहले तो हमें क्या स्टेटमेंट दी कि कोई मनी है वो 5 साल में डबल हो रही है, तो इसने बोला कि अब 8 साल में वो कितनी होगी, तो हमने बोला 8 टाइम कितनी होगी, 8 टाइम्स कितनी होगी, वो होगी 15 साल में। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, इसे अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। एक और तरीके के क्वेश्चन देखे थे मैंने, जहाँ पे एक और फॉर्मुला है, इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, आप डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर फॉर द 2 ईयर्स, ठीक है, इसके लिए 2 ईयर्स के लिए। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, वो क्या हो जाएगा पी आर की पावर 100 अपॉन 3 प्लस 3 पी अपॉन 100 का स्क्वायर फॉर 3 ईयर्स, इसके लिए 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी क्या है सेकंड टर्म है, और ये क्या है हमारी थर्ड टर्म। तो इनमें से कोई भी अननोन, कोई एक अननोन दे दिया जाएगा आपको, एक अननोन आगे से दे देंगे वो आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल पी यहाँ पे अननोन है, तो आप क्या, आप इससे इजीली निकाल सकते हो फॉर द 2 ईयर्स। सिमिलरली इसमें भी आपके पास 3 ही अननोन है, तो इन दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन 2 वैल्यू आपको गिवन होगी, 2 वैल्यू गिवन, और थर्ड जो है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, थर्ड यू हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। दूसरा कि अगर जी कोई भी क्वेश्चन बोले, इफ एनी क्वेश्चन सेज, इफ एनी क्वेश्चन
से क्या क्या बोलेगा? जीडीपी, जीएमपी, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, डेथ रेट, या बोले पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन, पर कैपिटा कंजप्शन, पर कैपिटा पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन। ठीक है, तो जो फॉर्मूला यूज होगा ना, देन द फॉर्मूला विल बी यूज, देन द फॉर्मूला विल बी यूज इज, एक ही तो फॉर्मूला है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, ए एन इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जहां जहां पे आपको जीडीपी, जीएमपी, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, डेथ रेट, पावर कंजप्शन, पर कैपिटा पावर कंजप्शन, तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने वाला है, दैट इज पी प्लस वन प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ द न्यू सिटी इज 5 मिलियन एंड ग्रोइंग एट 20% एनुअली, हाउ मेनी ईयर वुड इट टेक्स टू डबल एट दिस ग्रोथ रेट। अच्छा, ग्रोथ रेट आ गया तो आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कि ए एन इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ न्यू सिटी इज 5 मिलियन ग्रोइंग एट 20%, तो हमें रेट दे दिया है एनुअली, हाउ मेनी ईयर वुड इट टेक टू डबल एट द ग्रोथ रेट, डबल एट द ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी वन प्लस कितना है यहाँ पे 20%, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20/100। बाकी तो सारी अननोन चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, सो ए एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन इज इक्वल्स टू पी, इसको मैं अगर सॉल्व कर दूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1.2 की पावर है, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे को अमाउंट डबल करना है, इफ वी हैव टू अमाउंट डबल करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, पुट एन की वैल्यू 3, अगर जो मैं एन की वैल्यू को 3 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे पी क्या आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है एन की वैल्यू को पुट करके 1.728 पी आ रहा है। तो क्या ये डबल है, क्या ये डबल है, नहीं ये डबल नहीं है, ये 1 पॉइंट, ये डबल से कितनी है, थोड़ी सी कम है डबल से। ठीक है, सिमिलरली अगर जो एन की वैल्यू को मैं 4 पुट करूँ तो क्या आ रहा है वैल्यू, एन की वैल्यू को 4 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है पी 1.2 की पावर कितनी 4, यहाँ पे पुट की ना पी की वैल्यू 1.2 की पावर 3, यहाँ पे भी हमने ये पुट की, तो वैल्यू कितनी आ रही है यार, ये 2.0736 पी। तो ये क्या है, ये वैल्यू डबल है। ठीक है, पर ये स्लाइटली अबव है, इट इज स्लाइटली अबव, यहाँ पे क्या है, स्लाइटली अबव है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कि बिटवीन 3 to 4 ईयर्स, देखो हमने क्या बोला, बिटवीन 3 to 4 ईयर के बीच में जैसे कहीं पे 2 लाई करेगी, डबल जो है वो वैल्यू क्या है, वो हमारे को 3 से लेकर 4 साल में, ये ईयर्स है ना, दीज आर द ईयर्स, एन क्या है यहाँ पे, ईयर्स है। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि द पॉपुलेशन ऑफ अ न्यू सिटी इज 5 मिलियन, जो कि ग्रो कर रही है 20%। ठीक है, हर साल, हाउ मेनी ईयर, कितने साल लगेंगे उसको कि वो डबल कर सके अपनी ग्रोथ रेट को। तो हमने बोला कि हमें तो कुछ भी नहीं पता, जो जो वैल्यूज पता हमने सारी पुट कर दी। हमने बोला कि चलो एन की वैल्यू को हम 3 पुट करते हैं, तो अगर जो एन की वैल्यू को मैंने 3 पुट किया तो मुझे क्या पता है कि 1.728 हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो कि डबल से थोड़ी कम है, 2 से कम है ना, ये वैल्यू कम है, लेस देन 2। डबल का मतलब ही क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे क्या है, फिर हमने 4 डाली, 3 की जगह, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो हमने क्या पुट की, 4 पुट की, तो जब हमने 4 पुट की तो हमें क्या पता चला कि ये डबल से थोड़ी सी ऊपर है, तो ये डबल तो है नहीं। तो बोल सकते हैं कि हम ये ना जो 2 वैल्यू है, ये किसी रेंज के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू किसी रेंज के बीच में लाई करनी चाहिए, तो ये तो 3 साल हो गया, ये कितना हो गया, 4 साल हो गया, 4 ईयर्स हो गया। तो उसी तरह से क्वेश्चन भी बिल्टअप किया था, यहाँ पे कितना है, बिटवीन 3 to 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स, 6 to 7 ईयर्स, या 5 to 6 ईयर। हमने बोला 3 to 4 ईयर्स में ही क्या हो जाएगी, इसकी ग्रोथ पॉपुलेशन डबल डबल हो जाएगी, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 20। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुलदीप एस्पायर्स टू बाय अ कार वर्थ रुपीज 10 लाख रुपीज आफ्टर 5 ईयर्स, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट इन रुपीज दैट he should deposit now in a bank which offers 10% annual rate of interest if the interest was compounded annually। ठीक है, तो सब कुछ दे रखा है, हमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, सिंपल सा एक ही तो फॉर्मूला लगता है, दैट इज an is equals to p 1 plus r upon 100। ठीक है, एंड सारी वैल्यूज दे रखी है, एन आपको गिवन है, प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं है, 1 प्लस आर हम आपको गिवन है, एन आपको गिवन है, तो आप इसका आंसर खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, इसका आंसर आप खुद निकालना। ठीक है, चलो इसका आंसर आप खुद निकालना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन सम ऑफ अ मनी अमाउंट टू रुपीज 3080 इन 3 ईयर्स, यानी कोई अमाउंट यानी रुपीज कितना है 3080 इज इक्वल्स टू इन 3 ईयर्स, तो सिंपल आपको फॉर्मूला पता है 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, और ये क्या है 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स, ओके 3 ईयर्स
एंड 3 years एंड रुपीज दिस इतना इन 5 years, तो रुपीज 3400 इन 5 years, इन 5 years. व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सम? अच्छा, प्रिंसिपल फाइंड आउट करने को बोला है हमें, फाइंड आउट द प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल है इसका। तो सिमिलरली हमको दो इक्वेशन पता है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, इसको ऊपर ले आना और इसको माइनस करना, इसको ऊपर ले आना, इसको माइनस करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 320। ठीक है, पी से तो पी गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या होना बचा, पी से पी गेट कैंसिल, 1 + r, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये एक सिंपल इंटरेस्ट है, लाइक सिंपल इंटरेस्ट क्या था, PR/100, यही था ना, सिंपल इंटरेस्ट तो यही था। तो इन दोनों को अगर जो माइनस करूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 years। ठीक है, 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। चलो इसको ऐसे ना करके, पी को यहाँ से कैंसिल मत करके, इसको मैं किसी और टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, P+PR/100। ठीक है, PR/100, और ये कितना है, फॉर द 3 years था, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, P+PR/100, ये कितना था, फॉर द 5 years। ठीक है, क्या ये 5 years, टी है ना, मल्टीप्लाई बाय टी, तो टी को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3 years, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 years, 3 years और 5 years। सिमिलरली अब जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मुझे क्या पता है कि पी से पी गेट कैंसिल, और ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 years। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, वो कितना हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, वो 160, 160 होता है। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल गया फॉर द 160, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू 160 विल बी द आंसर। अब मुझे क्या पता है कि अमाउंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया मेरे पास, 160 फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर फॉर द 60। अच्छा, जो अमाउंट है, अब हमारे पास अमाउंट जो है वो बेसिकली किसके लिए, फॉर द 3 years, तो अमाउंट अगर बेसिकली 3 years के लिए इस्तेमाल करें दैट इज 3080। ठीक है, 3080 फॉर 3 years अगर हम कर रहे हैं, हमने सिंपल इंटरेस्ट 3 year के लिए इसलिए निकाला क्योंकि हम डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते हैं ना। 3 years के लिए अगर हमारे पास अमाउंट है प्लस हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर तो नहीं लिख सकते, तो आई कैन राइट सिंपल इंटरेस्ट इंटू 3। ठीक है, तो ये 163 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 480, 480 प्रिंसिपल प्लस 3080, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2600 इज द पी। तो पी क्या आ गया हमारे पास, यही बोला था हमने, कितना सम हमने स्टार्टिंग में ऐड किया है, दैट इज 2600, तो यहाँ पे आंसर है देखो 2600। तो क्लियर हो गया किस तरह से आप प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मुलेज लगा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज भी है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी है। लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको 3-4 रूल्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है हमारे सर्कुलर में कि डिवाइड द सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया है कि इफ 6 people आर देयर, ठीक है, 6 people आर देयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 6 people, ठीक है, आर देयर, और क्वेश्चन है हमारा सर्कल का, तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा सर्कल को इन 6 इक्वल पार्ट्स। ये हमारे 2 हो गए, ठीक है, ये हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ से सेंटर से निकलेगा हमारा एक 6, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन में दिखा होगा कि इफ 8 people आर देयर, ठीक है, 6 हो गए, तो यहाँ पे एक और लाइन लगा देंगे, 6 फॉर 8 people के लिए क्या हो जाएगा 7 and 8। तो आपको इस तरह से इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पिज्जा के स्लाइस होते हैं उसी तरह से आपको इक्वल पार्ट में इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, अगर जब हम किसकी बात करें, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट की। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है गेट वालों के लिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द गेट। ठीक है, गेट ऐसे इसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ईएससी में इसका क्वेश्चन आते हैं, ईएससी में सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में वो अपना इंटरेस्ट इसमें ला रहे हैं, तो वो बेसिकली इससे क्वेश्चन तो पूछते ही है। सेकंड जो रूल है, ठीक है, फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया कि हमें सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स, किस तरह से डिवाइड करना है ये आपको मैंने बता दिया, राइट। अब सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये बोलता है कि ऑलवेज अज्यूम, हमेशा ऑलवेज अज्यूम दैट पीपल आर फेसिंग सेंटर, फेसिंग सेंटर। अब इस पूरे सर्कल में इस ये जो पूरा सर्कल है इसका सेंटर कहाँ है, ये होगा। तो हमेशा क्या सोचना है, उनका जो फेस रहेगा ना वो इनवर्ट डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा यही सोचना है और यही अज्यूम करना है। ठीक है, अनटिल और अनलेस
आपको क्वेश्चन ये ना बोले कि जो है द पीपल आर फेसिंग आउटवर्ड, ठीक है, हमेशा हमेशा रेडली इनवर्ड आपको देखना है कि पीपल आर फेसिंग इनवर्ड, ठीक है, ताकि आपका राइट और लेफ्ट की चीज ना हमेशा सही रहे, ठीक है, फॉर द डायरेक्शन। फेसिंग सेंटर, ठीक है, फेसिंग सेंटर इसको ड्रॉ करना है तो आप इसी को ड्रॉ कर लेना और इनवर्ड डायरेक्शन में आप इसकी डायरेक्शन बता देना, ठीक है। थर्ड रूल है, थर्ड रूल, अच्छा यहाँ पे एक डायग्राम बना दो, ठीक है, विच विल हेल्प यू, यहाँ पे मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, राइट। अब यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा, और ये क्या है, इसका सेंटर है, तो सारे क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में उनका फेस है, राइट। यहाँ पे एक्स सी वाई ए पी एम आर वी, ठीक है, ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि एक्स के एक्स के राइट में कौन है, एक्स के राइट में कौन है, और एक्स के राइट में कौन है, और आर के लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में कौन है। तो आपको पता लग जाएगा इफ दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, अगर जो फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर हो जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट। अगर जो आप यहाँ पे बैठोगे तो आपका जो राइट होगा वो कौन सा होगा, ये आपका राइट हो जाएगा, और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, एक्स के राइट में, तो एक्स के राइट में कौन है, वी, और आर के लेफ्ट में कौन है, अब ये हमारा आर है, अभी ये लेफ्ट है तो ये भी यहाँ पे लेफ्ट ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, राइट। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो आर के लेफ्ट में कौन है, वी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अज्यूम करना है बाय फेसिंग रेडियली इनवर्ड, राइट। अब थर्ड रूल करते हैं, थर्ड रूल क्या हो जाएगा, थर्ड रूल है इफ एनी क्वेश्चन सेज सी इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ये बोलता है कि सी जो है वो बिटवीन एक्स एंड वाई के हैं, तो आपका क्या मतलब होगा, तो एक्स सी एंड वाई ये होगा, लेकिन इसमें दो हमेशा याद रखना कि वाई सी एक्स, हमेशा ये दो चीजें हमेशा याद रखना कि सी जो है इन बिटवीन एक्स एंड वाई, अंटिल अनलेस आपको ये ना बोला जाए कि एक्स इज लेफ्ट और राइट ऑफ वी। सिमिलरली आपको हमेशा याद रखना है कि ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। व्हेन अगर जो मैं बोलूँ कि जो सी है वो बिटवीन पी एंड वी है, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे कि पी सी वी, या फिर उल्टा वी सी पी, ठीक है। ये दो तरीके ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा कोई और तरीका नहीं हो सकता, ये दो ही तरीके हो सकते हैं जिस तरह से आप इस पूरे टर्म को विजुलाइज या फिर लिख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये थर्ड हो गया था, तो ये फोर्थ हो जाएगा कि इफ एनी क्वेश्चन सेज ना, इफ एनी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको हेल्प करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट को फट से करने के लिए, क्वेश्चन फट से हो जाएंगे इससे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राइट विल मीन, राइट विल मीन इमीडिएटली, इमीडिएटली, या एडजेसेंट, एडजेसेंट राइट, ठीक है। लेफ्ट विल मीन, अभी मैं बताता हूँ, लेफ्ट विल मीन इमीडिएटली या एडजेसेंट लेफ्ट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लीनियर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि लीनियर, मान लो कि इन लीनियर रो में क्या होता है, राइट मीन्स, राइट मीन्स ऑल राइट, ठीक है, एनी वेयर राइट, एनी वेयर राइट, और लेफ्ट मीन्स ऑल लेफ्ट, एनी वेयर लेफ्ट। अब इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने दो चीजें लिखी है इसका क्या मतलब है, देखो जब हम किसी रो की बात करते हैं ना, जैसे आपकी क्लास में रो होती है, ठीक है, आप रो की बात करते हैं तो मान लो ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम जब बात करते हैं राइट की, अभी मैं जिस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ तो ये मान लो कि ये राइट है, ठीक है, और जो ये है ये लेफ्ट है। तो हम किसी भी लीनियर या फिर रो की बात करेंगे, सी है तो राइट, राइट का मतलब होता है कि एनी वे राइट, यानी अगर जब मैंने राइट बोला तो मिड के इस पॉइंट के सारे जितने भी है वो सारे पॉइंट क्या है, राइट है। अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि दे आर, अगर जो एक्स यहाँ पे लाई करता है ना तो मैं बोलूंगा कि वो राइट पे लाई करता है, इस मिड पॉइंट के राइट पे लाई करता है। अगर जब वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा ना, वाई को भी अगर जो मैं बोलूंगा तो वाई भी बोलूंगा कि वो राइट पे बिलोंग करता है टू द मिड पॉइंट, और वो अगर जो मिड पॉइंट के बिल्कुल क्लोज है तब भी मैं बोलूंगा कि वो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के राइट पे लाई करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर जो लेफ्ट की मैं बात करूँ तो ए अगर जो यहाँ पे है, मान लो ये क्लोज इनफ है फ्रॉम द मिड पॉइंट, तब भी मैं इसे लेफ्ट बोलूंगा, ठीक है। अब वो बहुत दूर है मिड से तो अब भी मैं उसे लेफ्ट बोलूंगा, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि राइट मीन्स ऑल राइट। अब मैं राइट की बात करूँ तो सारे के सारे क्या है, राइट है। एनी वे राइट, कहीं पे भी राइट पे हो सकता है, वो कहीं पे भी लाई कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो कहीं पे भी लाई कर सकता है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि राइट विल मीन इमीडिएटली राइट या फिर एडजेसेंट राइट, यानी उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैं सर्कल लेता हूँ, ठीक है, कि मान लो ये मैंने सर्कल लिया, ठीक है, और इसमें एक सेटिंग अरेंजमेंट है। अब जब मैं बोलूंगा कि आर के जो लाइट है, जैसे अगर ये टूवर्ड्स द सेंटर होगा तो क्या होगा, अगर जो टूवर्ड्स द सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये बी है, दिस इज बी, बी पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, इसके राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट हो जाएगा। अगर ये टूवर्ड्स द सेंटर है तो राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन में बोला जाए कि बी के राइट में, या फिर ऐसे बोला कि राइट विल मीन्स इमीडिएटली, बी की जो राइट में लाई करता है वो करता है एस, और लेफ्ट में जो लाई करता है वो है पी। तो आप ये समझोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि बी जो है वो बी के जो राइट में लाई करता है वो एक्स है, वो कभी नहीं बोल पाओगे आप कि बी के राइट में लाई कौन सा करता है, एक्स लाई करता है। आप ये कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि राइट का सर्कुलर में यही मतलब होता है कि इमीडिएट राइट और एडजेसेंट जो साथ साथ में, एडजेसेंट मीन्स साथ साथ में है। हम इसके कोई भी पॉइंट्स की बात करेंगे तो बिल्कुल साथ साथ की बात करेंगे। अगर हमें एक्स बोलना है तो बी इज सेकंड राइट ऑफ एक्स, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। जैसे इसको अभी लिख लेते हैं हम, कि अगर जब वो दो प्लेस में होगा तो हम किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके, ये मैं बना लेता हूँ पहले, राइट। और ये क्या है, हमारा सेंटर है। यहाँ पे मान लो एम है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे वाई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे वी है, और यहाँ पे आर है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि एम एम यहाँ पे ए लाई करता है, तो एम के यहाँ पे ए लाई करता है, और यहाँ पे वी लाई करता है। तो आप किस तरह से इसे दिखाओगे और किस तरह से आप बताओगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाउ, या फिर ऐसे को हाउ टू डिफाइन एम टू ए। इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखो हम ये नहीं बोल सकते कि जो ए है वो राइट ऑफ एम है, ये नहीं बोल सकते। अगर ये राइट है, ठीक है, ये सर्कल ये यहाँ को देख रहा है, फेस टुवर्ड्स द सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट का मतलब क्या होगा, इमीडिएट राइट और एडजेसेंट राइट, तो ये तो क्लियर हो गया आपको। पर तो क्वेश्चन अराइज कि यहाँ पे आप एम और ए को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि जो ए है वो वो एम के राइट पे लाई करता है ना। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए जो है वो टू प्लेस राइट ऑफ एम है। यू कैन राइट कि दैट इज कि जो ए है इज टू प्लेस राइट ऑफ एम, ठीक है। या फिर ये तो पहले तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है कि ए जो है वो सेकंड ऑफ द राइट ऑफ एम, सेकंड ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, टू द राइट ऑफ एम, ठीक है। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी को क्या लिखेंगे, जिस तरह से ए के लिए लिखा, वी के लिए क्या होगा, खुद लिखो, खुद सोचो क्या लिखेंगे, कि वी इज सेकेंड प्लेस लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। और सेकेंड तरीका क्या है कि वी इज सेकेंड प्लेस सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। समझ आ गया किस तरह से लिखोगे। अभी सारे पॉइंट आपको सर्कुलर के रूल्स भी पता लग गए कि रूल्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। अब अब जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए वो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, चलो मान लो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अगर क्वेश्चन बोलता है, अगर इफ क्वेश्चन सेज, ये सारे रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे ऐसे मत समझना किसी स्किप कर दोगे तो आप इजीली पढ़ लोगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ क्वेश्चन सेज एम एंड एन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, आर नॉट सिटिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, तो इसका क्या मतलब है। इफ क्वेश्चन ये बोलता है कि एम और जो एन है वो एक साथ नहीं बैठे, दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर। अगर ये क्वेश्चन बोले कि इफ दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो ये सर्कल है, और सर्कल में यहाँ पे क्या है, एम है, और मान लो कि यहाँ पे क्या है, एन और एन है। तो ये दोनों पोजीशन नहीं हो सकती फॉर एम एंड एन के लिए, फॉर एम एंड एन टू बी कॉरेस्पॉन्ड, ना एन यहाँ पे हो सकता है ना एन यहाँ पे हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि इफ क्वेश्चन सेज एम एंड एन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, इसका मतलब ना तो एम राइट पे होगा ना तो एम लेफ्ट पे होगा। इतना क्लियर हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या बोला मैंने, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि दे आर द 8 बॉयज पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। दे आर द 8 बॉयज आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, तो किसी सर्कुलर टेबल में है फेसिंग द सेंटर, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन नहीं दे दिया गिवन टू द डब्ल्यू सिट्स बिटवीन टी एंड क्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू सिट बिटवीन टी एंड क्यू। अब मैंने बोला था कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दे आर द टू इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू अस व्हाइल क्यू सिट्स ऑपोजिट टू यू, तो क्यू जो है वो ऑपोजिट टू यू बैठती है, ठीक है। पी सिट्स
टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी एंड पी सिट्स ऑपोजिट टू आर। दैट इज यहाँ पे क्या लिखा है कि पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, तो टी के राइट कौन बैठता है, पी बैठता है, तो पी कहाँ पे हो गया हमारा, राइट पे हो गया, एंड पी सिट्स ऑपोजिट टू आर। ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन है, ये तो दी है, और दूसरी की पी सिट्स ऑपोजिट टू आर, और क्या दिया कि एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आर। तो एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आर इसका मतलब क्या है, एस दोनों साइड बैठ सकता है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये कभी नहीं बैठेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं ना सर्कुलर अरेंजमेंट के, तो हम कभी भी डाउटफुल और नेगेटिव थॉट, नेगेटिव से कभी हम काम नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, और ये क्या है, हमारा एक डाउट है, तो हम इसको कभी भी इससे शुरू नहीं करेंगे। दूसरा ये कौन सा है, ये है नेगेटिव, तो हम नेगेटिव से कभी भी शुरू नहीं करेंगे कुछ भी काम, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से करो। और लाइफ में भी ये इंप्लीमेंट होता है, हमेशा कोई भी काम करना है तो उसको पॉजिटिवली करो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि क्यू सिट ऑपोजिट टू यू, हम टीपी से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि पॉजिटिव है, इनमें किसी से भी आप सॉल्व करो। और ये मैंने यहाँ पे बना दिया। तो सबसे पहले हम क्या पॉजिटिव से किसी से भी शुरू कर सकते हैं, तो हमें क्या पता है कि टी जो है राइट ऑफ पी है। ओके, तो फेसिंग टूवर्ड द सेंटर है, तो ये हमारा सेंटर हो गया, और यहाँ पे मैं अगर टी ले लूँ तो मेरे लिए राइट निकालना ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ है ना, मेरी एज है, मेरी मिरर इमेज है। सो टी जो है नॉट अ मिरर इमेज, जो यहाँ पे टी है उसके राइट में कौन है, पी है। ओके, इतना क्लियर हो गया। सेकंड, पी के ऑपोजिट है आर, तो यहाँ पे मैं आर को ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। अब मुझे क्या पता है कि एस जो आर है, देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एस आर और आर एस, तो मुझे क्या पता है कि यहाँ पे एस नहीं आ सकता और यहाँ पे भी एस नहीं आ सकता, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इससे हमें पता है कि यहाँ पे एस नहीं आ सकता, तो कहाँ कहाँ एस आ सकता है, यहाँ पे एस आ सकता है, यहाँ पे एस आ सकता है, और यहाँ पे एस आ सकता है, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे आ सकता है। सेकंड, और क्या है यहाँ पे टी क्यू जो है वो यू के है। ओके, तो क्यू यू हम जहाँ कहीं भी ऑपोजिट देखेंगे हम क्यू यू पे लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो डाउटफुल है क्या है कि टी डब्ल्यू क्यू, जो डब्ल्यू है वो टी और क्यू के बीच में लाया जाता है, तो टी हमें क्या मिल गया, टी यहाँ पे है, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे क्यू डाल सकता हूँ, अगर जब मैं यहाँ पे क्यू डालूंगा तो यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा। इफ आई पुट क्यू ओवर हेयर, तो यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो ये कैंसिल होगा कि यहाँ पे हम क्यू नहीं डाल सकते, तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्यू डाल सकते हैं। अगर जब यहाँ पे क्यू डालेंगे तो ये एस को हटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है हमारे पास दे रखा है कि टी डब्ल्यू क्यू या फिर क्यू डब्ल्यू टी, तो इन दोनों के बीच में डब्ल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ सकता है, राइट, क्यू डब्ल्यू क्यू, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर ये ठीक है तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एस भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू के ऑपोजिट है यू, तो क्यू के ऑपोजिट यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं, यू लगा सकता हूँ। अब कौन सा बच गया, अब बच गया हमारा सिर्फ ये वाला है ना, बाकी हो गया एस तो यहाँ पे आ गया, बाकी यही बचा, तो हमारे पास कौन सा बचा, वी बचा, राइट। बाकी हमारे पास कौन सा बचा, वी बचा। तो ये सारे जितने भी नॉन यहाँ पे आएंगे इन सबको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो ये है हमारी फाइनल, राइट, ये क्या होगी हमारी फाइनल। अब हमने ये ड्रॉ कर दिया, राइट। अब आप इसके आंसर बिल्कुल इजीली दिखता सकते हो, है ना। वो सेट ऑपोजिट टू वी, वी के ऑपोजिट कौन है, टी है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। वैसे आप सारे सबके आंसर निकाल सकते हो बहुत इजीली, ठीक है, खुद भी कोशिश करना निकालने की। अगर जब हम एस और क्यू को इंटरचेंज करेंगे तो देयर प्लेस हु सेट ऑपोजिट टू क्यू, ये भी आप निकाल सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी डी ई एफ, तो दे आर द सिक्स, 1 2 3 4 5 6 आर सिटिंग अ क्लोज सर्कल, सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल, इन अ क्लोज सर्कल फेसिंग फेसिंग द सेंटर, ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि डी इज बिटवीन एफ एंड बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी बी, या फिर बी डी एफ, ये दो चीजें हम लिख सकते हैं। और करके डाउटफुल है, यहाँ से कभी शुरू नहीं करना। ए इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, और द सेकंड टू राइट ऑफ ई, सेकंड टू राइट ऑफ ई, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। ए इज सेकंड टू लेफ्ट एंड डी इज सेकंड टू राइट ऑफ ई, राइट ऑफ ई, राइट ऑफ ई के ए है, तो ई के राइट क्या है, ए डी, ठीक है। हु इज फेसिंग डी, डी के फेसिंग कौन है, अच्छा यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ई ए डी, तो आप ई ए डी है, राइट, ठीक है, ई ए डी। तो ए को मैं कहीं पे मान लूं, अगर मैं ए को यहाँ पे मान रहा हूँ तो ए के यहाँ पे कौन आएगा, एक को छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, या फिर यहाँ से ए को छोड़ के क्या आ जाएगा, बी, यहाँ पे हमारा ए बी बी आएगा, सॉरी डी आएगा, तो एक पॉइंट को छोड़ के डी आएगा, ठीक है। कहीं से भी शुरू कर लो आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, एफ डी बी, एफ डी बी या फिर बी डी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ क्या लिखा है, एफ एफ डी बी या फिर बी डी एफ, तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से कौन सा लिख सकते हैं हम कि एफ यहाँ पे लिख दूंगा, डी बी यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही, बी डी एफ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम नहीं लिख सकते, अगर यहाँ पे मैं एफ लिखूंगा तो बीच में डी आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड राइट एफ, अगर ये मानू एफ डी बी मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, या फिर इसको उल्टा करके लिख लो, ठीक है। इसको मैं अगर ये एक इन्फॉर्मेशन होगी,
राइट। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी एफ, तो इसके दो डायग्राम बनेंगे। ठीक है, हमने बोला था कि नहीं दो इन्फॉर्मेशन अगर ये हमेशा दो डायग्राम बनाती है, तो एफ डी बी या फिर बी डी एफ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बच कौन सा गया, सी बच गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन इज सेइंग हु इज फेसिंग डी, डी के फेस कौन कर रहा है। तो इन अब हमें जैसे क्वेश्चन में दिया है ना, तो हमें दोनों केसेस में देखना पड़ेगा। अगर ये किसी भी एक केसेस में डिफरेंट आ गई ना वैल्यू, तो उसको कांट बी डिटरमिन लिखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ आपको, पहला क्या है, हु इज फेसिंग सी, तो सी हु इज फेसिंग डी, डी के फेस कौन कर रहा है, सी कर रहा है हमारे। इस फर्स्ट केस में डी के फेस कौन कर रहा है, सी कर रहा है। डी के ऑपोजिट कौन है, इस फेस इसके इसमें क्या है, डी इज सी। तो ये दोनों केसेस में सेम है, तो हम आंसर यहाँ पे कौन सा लगा सकते हैं, सी विल बी द आंसर। अब यहाँ पे क्या बोला है, हु इज फेसिंग ए के फेस कौन कर रहा है। सबसे पहली इस केस में ए को फेस कर रहा है एफ, और इस केस में ए को फेस कर रहा है बी कर रहा है। तो कभी भी अपनी मर्जी से इसमें आंसर मत लगा देना, आप हमेशा आंसर इस केस में क्या लगाओगे, कांट बी डिटरमिन्ड, सीबीडी। ठीक है, तो हमेशा कांट बी डिटरमिन्ड आएगा इसका आंसर। राइट, ऐसे क्वेश्चन में कांट बी डिटरमिन्ड, तो इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया ताकि आपको पता चल सके। बाकी तो सब कुछ ईजी है, आपको जितने भी रूल्स बताए हैं उन रूल्स पे अगर डटे रहोगे तो वो सब कुछ आपके लिए ईजी लगेगा। और आपको बस याद क्या रखना है, आपको याद रखना डायरेक्शन, आपने एंटी क्लॉकवाइज ली है या फिर क्लॉकवाइज ली है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दी रूल्स में, और बस यही है इसके रूल्स के, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो क्वेश्चन आपके सारे लग जाएंगे, इतना टफ तो है नहीं है, है ना।